नमस्कार, मैं रवि पंत। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली शेयर मार्केट में जब हम कोई शेयर को परचेज करने की सोचते हैं, चाहे वो अपने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए हो, तो हम कुछ ना कुछ एनालिसिस करते हैं। तो उसी एनालिसिस को कुछ कॉन्सेप्ट्स में टेक्निकल एनालिसिस की टर्म दी जाती है और कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की टर्म दी जाती है। आज हम देखते हैं कि एग्जैक्टली होते क्या है फंडामेंटल एनालिसिस, होते क्या है टेक्निकल एनालिसिस। ओके, सो फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, मैं दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलूँगा जिससे हम एक कॉमन बेसिस क्रिएट कर पाएँ। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसकी इंडस्ट्री, उसके सेक्टर को जब हम स्टडी करते हैं और उसके बेसिस से हम ये निकालते हैं कि क्या वाकई में जो वो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है। हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस से अपनी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस क्या है? जब हम चार्ट्स के थ्रू, ट्रेंड के बेसिस से, पैटर्न के बेसिस से या फिर मूविंग एवरेजेस के बेसिस से ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं अभी किसी शेयर में कोई पोजीशन बना सकता हूं, तो हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हाँ देखिए, डिफरेंस ज़रूर है। डिफरेंस, टेक्निकल एनालिसिस का डिफरेंस नॉर्मली अगर हम बात करें अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल में आती है। जब मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करता हूं तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा इंट्राडे ट्रेडिंग से। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ये इस्तेमाल में आती है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मतलब आप मान सकते हैं कि मीडियम टर्म हो सकता है, अप टू मीडियम टर्म मान लेते हैं, यानी 6 to 9 मंथ्स। और जो फंडामेंटल एनालिसिस होती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के काम आती है। जब भी मेरे को किसी लॉन्ग टर्म होराइजन पर अपने कोई एनालिसिस करनी है तो मैं किसी कंपनी को लेता हूं और उसके बाद उसकी एनालिसिस करता हूं, सो दैट अगर वो कंपनी में मेरे को इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई देती है ऐसी कि जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूं, तो मैं वहां पर फंडामेंटल एनालिसिस यूज करता हूं। अब अगर मैं बात करूं कि दोनों में से सबसे सही कौन सी है, तो देखिए ये कहना थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस के अपने लिमिटेशंस हैं और टेक्निकल एनालिसिस के अपने लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं फंडामेंटल एनालिसिस की पहले, तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में सिर्फ कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात नहीं होती। हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, हम बात करते हैं वो कंपनी कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है, हम बात करते हैं कि वो कंपनी जिस सेक्टर में ऑपरेट करती है क्या वहाँ पर हमारे जो इंडस्ट्री नॉर्म्स हैं वो चेंज हो रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड विद द ग्लोबल मार्केट, राइट। उसी तरीके से हम टोटल ग्लोबल इंडस्ट्री की भी बात करते हैं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और नॉट ओनली दिस, जब मैं किसी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा होता हूँ तो मैं उसके कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करता हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ एक है, अंडर वैल्यूड कंपनी को निकालना, और वो निकलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस से, राइट। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इसको सिर्फ यहीं तक के लिए लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस से ही मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे जाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में एक्चुअली आपको बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको इंडस्ट्री देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको ग्लोबल मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने कोई चार्ट देखा, उसमें कोई पैटर्न बन रहा है या उसमें कोई ट्रेंड क्रिएट हो रहा है या फिर उसमें कोई मूविंग एवरेज का ट्रेड दिखता है, तो मैं उसको एनालाइज करता हूं और अकॉर्डिंगली मैं कोई ट्रेड लेता हूं, राइट। अब सब्जेक्टिविटी दोनों में क्या है? दोनों में फंडामेंटल एनालिसिस में हो सकता है कि मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कई बार देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। कई बार ऐसी कंपनीज होती हैं जो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। कई बार ऐसा इंडस्ट्री के साथ भी होता है कि इंडस्ट्री में जो रियल ग्रोथ है वो नहीं दिख रही होती, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना एनालिसिस गलत कर देते हैं। हमें लगता है कि कोई एक चीज़ जो है वो पॉजिटिव टू द इंडस्ट्री है, बट वो नेगेटिव टू द इंडस्ट्री भी हो सकता है, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल अगर हम अभी की बात करते हैं, तो अगर हम टैरिफ की बात करते हैं यूएस के साथ, तो कुछ सेक्टर्स में वो इट इज़ अ विन विन फॉर द इंडियन कंपनीज एंड कुछ सेक्टर में वो लॉस मेकिंग भी हो सकता है, बट देन अगेन गोइंग फॉरवर्ड उसको एनालिसिस किया जाता है। सिमिलरली जो अनफोर्सिन इवेंट्स होते हैं उनका भी इम्पैक्ट आता है फंडामेंटल एनालिसिस में। फॉर एग्जांपल
हो सकता है आज कोई एक सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक से कल के दिन कोई ग्लोबल पैरामीटर्स ऐसे क्रिएट होते हैं कि वो सेक्टर जो होता है वो खराब हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, तो अचानक से जब हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात कर रहे हैं तो जो पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल हैं वो अचानक से हमारे लिए खराब हो जाएंगे। तो अगर मैंने किसी ऐसे ऑटो इंडस्ट्री में, ऐसे ऑटो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोची है जो पेट्रोल और प्रिसाइसली डीजल इंजन पर काम करता है, तो इट विल बी अ हिट फॉर दैट कंपनी, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे को फंडामेंटल एनालिसिस में देखनी पड़ती हैं। टेक्निकल एनालिसिस में भी इनका इम्पैक्ट होता है, लेकिन क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं तो इसलिए वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाता। हाँ, एक बात ज़रूर है, दोनों के केसेस में हम लोग कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस एग्जिट क्राइटेरियाज को फॉलो ज़रूर करते हैं, राइट। और जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस की बात है वहाँ पर भी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। हो सकता है कोई पैटर्न बना जो जिस पैटर्न के बेसिस से, जो पैटर्न्स क्या हैं, ट्रेंड लाइंस क्या हैं, इनको हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ये देख रहे हैं ट्रेंड्स बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, मूविंग एवरेजेस होते हैं, राइट, वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कोई पैटर्न बना और वो पैटर्न ने उस हिसाब से काम नहीं किया जैसा वो नॉर्मली करता है, तो मेरा ट्रेड फेल हो जाएगा। तो इसलिए सब्जेक्टिविटी फंडामेंटल एनालिसिस में भी होती है, टेक्निकल एनालिसिस में भी होती है, राइट। तो बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे अकॉर्डिंग टू मी, आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को साथ में मिलाकर अगर कोई काम करेंगे तो क्या होगा, आप फंडामेंटल एनालिसिस से किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म होराइजन को वेरीफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ एक बेस्ट जो एंट्री पॉइंट है वो क्रिएट कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। क्योंकि इसमें भी कोई पॉइंट नहीं है कि मैं कोई फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर किसी शेयर को चूज़ करता हूं और उस शेयर को परचेज करके बैठ जाता हूं जस्ट ये सोच के कि वो लॉन्ग टर्म अच्छा है। हो सकता है उस दौरान वो जो शेयर है उस शेयर में टेक्निकल इंडिकेटर्स ऐसे हो जो उसको क्या कहते हैं गिरा रहे हो। तो इसीलिए अगर हम अपने टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर लें किसी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ तो वो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट देता है। और हम इसी तरीके के वीडियोज़ और लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।